सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के 1.5 साल दौरे हुकूमत में तो वतन नहीं आए, पर अगले महीने वापसी के लिए पूरे एतमाद दिखाई देते हैं। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा अक्टूबर में साजगार दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को पूरा मुल्क लाहौर में नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इलाज के लिए आपको याद होगा 2019 में लंदन गए थे और उस खुद साख्ता जिला वतनी को तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पनामा रेफरेंसेस में अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में वापस आने की मोहलत दी थी, जिसके बाद उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए थे। और बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अगर उन्हें फौरी गिरफ्तार कर भी लिया गया तो कभी इम्कान ये है कि उन्हें जल्द अबूरी ज़मानत दे दी जाएगी। मुल्क के लिए अब भी सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। नवाज शरीफ का कहना है कि अगर उनकी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान G20 ममालिक की कतार में खड़ा होता। क्या नून लीग इसी बयानिए पर अगला इलेक्शन, क्या आवाम PDM के सितम भुलाकर उन्हें गले से लगाएंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सीनियर तजिया का राना मुबशिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बोल के एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं राना एहसान साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। राना साहब, 2018 में भी नवाज शरीफ लंदन से वापस आए थे और फिर गिरफ्तार हो गए थे और वो मंजर क्या दोबारा दोहराया जा रहा है? लेकिन शायद इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब आएंगे मियाँ साहब तो कैसा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा आपकी पार्टी की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज भी मरियम नवाज के ने एक इजलास का जो है वो उनको सरबराही की और उसके अंदर बड़ी बारीकी तक जो है वो तैयारियां की जाएंगी। UC लेवल तक तंजीमों को मुतहरक किया जाएगा, जो हमारी मदर विंग हैं, प्रोफेशनल विंग हैं, यूथ विंग्स हैं, MSF हैं, सारों को जो है वो ये हदायत दी गई है कि 21 अक्टूबर की तैयारी करें और इंशाल्लाह ताला ये एक तारीखी इस्तकबाल होगा मियां नवाज शरीफ का। और ये अब जब डेट ये फाइनल हो चुकी है तो उसके इर्द गिर्द तैयारियों का भी जो मामले हैं वो शुरुआत उनकी हो चुकी है। ये एक इंशाल्लाह ताला एक तारीखी इस्तकबाल मिले। ठीक है जी। राना मुबशिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप कैसे देखते हैं ये सवाल कि नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वतन वापस आएंगे, फिर आगे इलेक्शन कैंपेन भी ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत है कि उन्होंने खुद आकर इलेक्शन कैंपेन करनी, इंतखाबात में जाना है। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वोट बैंक जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनकी जो तैयारियां की जा रही हैं, उनको रिसेप्शन जो होगी उनकी, उसकी तैयारियां आज से नहीं शुरू हुई। उसकी तैयारियां कम से कम 2 माह से जारी है और उसकी नीटी ग्रीटीज में जाया जा रहा है कि वो ऐसी वेव चले, ऐसा कोई यहाँ पे उनको रिसेप्शन मिले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो उसमें एक वो होता है ना कि एक टेम्पो बन जाता है कि जनाब इलेक्शंस होंगे तो फ्ला पार्टी जो है दैट इज गोइंग टू मेक इट। सो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जो परसेप्शन है, वो पहले ही रिसेप्शन से बनाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब वो ऐसे लगे कि जनाब मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेगी। और होता ये है साइकोलॉजिकली कि जो वोटर होता है वो देखता है कि जनाब अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके कैंडिडेट्स, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीतना है तो वो भी एक ऐसा जो स्विंग वोट होता है वो भी उस तरफ चला जाता है। सो बेसिकली उनको वो रिसेप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है, वो नून लीग की है और उस रिसेप्शन पे आगे सब चीजें बिल्डअप होंगी। अब वो आके क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, अगर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर नहीं होते, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं उसके बाद फौरी तौर पे इलेक्शन अगर नहीं होते हैं तो वो जितना अरसा गुजरता जाएगा वो टेम्पो जो है टूटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। सो उनके जरूरी ये है कि वो जब आए तो उसके फौरन बाद 1 माह बाद 2 माह बाद वो इलेक्शन जो है वो हो जाए। जितना ड्रैग करेगी इलेक्शन की डेट
उसमें लूज जो करेगी मुस्लिम लीग नून करेगी, और फौरी तौर पे अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो वो उसको कैश करा। अगर 21 अक्टूबर को आते हैं तो 2 महीने बाद तो जनवरी का मिड आ रहा है, तो आपको लगता है जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे? तो फरवरी की समझ नहीं आ रही, कहा जा रहा है फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे ये भी बात है, यहाँ पे जो मैं अगर 2+2 करूं तो मेरे ख्याल में बल्कि 2 महीने बाद तो 21 दिसंबर आ जाएगा। 21 अक्टूबर से जनवरी भी नहीं, 2 महीने बाद तो दिसंबर आ जाएगा। तो अब दिसंबर में इंतखाबात एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल दिसंबर में हो सकेंगे इंतखाबात, लेकिन होना यह है कि जितना ड्रैग होता जाएगा काम उतना ही उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी साइकी आपके सवाल को लेके जी ठीक है, हमारी साइकी ऐसी है कि जब तक हम टेम्पो को कैश ना करें उस वक्त तक वो एक टाइम पीरियड होता है, वो एक स्पैन होता है, उसी टाइम स्पैन के अंदर अगर कैश कर दिया जाए तो वो बात बन जाती है। जितना दूर जाएगा इलेक्शन उसका नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को। ठीक है जी। राना मुबश्शिर साहब की बात को लेकर मैं उसामा गाजी आपकी तरफ आना चाहूंगी। राना मुबश्शिर साहब के मुताबिक जितना इलेक्शन आगे जाएगा ड्रैग होगा, उनको नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून वालों को, तो किसी को फायदा भी होगा इलेक्शन के आगे जाने का? मेरा ख्याल है कि देखिए अभी तो नून लीग के अलावा तो कम ही जमातें हैं जो ये कह रही हों कि जी 90 दिन से आगे ले जाया जाए। पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेल रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब तो बार कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। यानी फिर इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा फिर नून लीग को होगा इलेक्शन आगे जाने का? यकीनन नजर ये आता है कि जिस तरह का वो माहौल चाहते हैं वो अभी तक नहीं हो सका। अभी मियाँ साहब की वापसी ही देखिए ना, खुद कहा कि मियाँ साहब वापस आएंगे, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। अभी वो खुद अक्टूबर का कह रहे हैं, इससे पहले कितनी दफ़ा तारीख दे चुके। तो नज़र तो ये आ रहा है कि इस वक्त सिस्टम उनकी मर्जी पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह मियाँ साहब चाहते हैं उस तरह के काम हो रहे हैं। और काबीना में आप देख लीजिए, खुर्शीद शाह साहब का बयान है कि उन्हीं के लोग शामिल किए गए हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है, लेटर लिख दिया है कि ये तो तसलसल का एक इम्प्रेशन नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क में माहौल यही बन रहा है। और ये जब कानून साजी हो रही थी आखिर में, जिसकी वजह से इतनी कन्फ्यूजन फैल गई कि सदर ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है। हमने देखा जिस तरह से अचानक इजलास होता है और उसमें पता लगता है जनाब ये हल्का बंदियों का मामला, जितनी भी कानून साजी हुई उसमें ये सिर्फ इसलिए की गई थी कि शहबाज शरीफ साहब को गारंटी दी जा रही थी कि आप ही दोबारा होंगे, इस वजह से सारा काम हो रहा था। मगर दूसरी एक हकीकत भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है। एक है कि प्लान, एक परसेप्शन या जो भी आप कहें माहौल या सिस्टम किस तरह से चल रहा है, लेकिन एक है पब्लिक परसेप्शन या लोग क्या इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पर क्या कह रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें जितने भी लोगों से पूछा गया, एक शख्स के अलावा सब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएंगे तो क्या हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के सागदार साहब, उन्हीं के समधी हैं, उन्हीं की फरमाइश पर, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर वो आए थे। मिफ्ता साहब को हटाया गया था, मिफ्ता साहब भी वहां पर गए थे, उनको समझाया गया था। और आप जब देख लें, किसी माशी तज्जियाकार से आप पूछ लें, कोई एक मुझे दिखा दे, एक जो कहता हो जी सागदार साहब जो है उनकी वजह से बेहतरी आई, वो आज भी उसी सोच पर है। राना मुबश्शिर साहब के प्रोग्राम में ही शाहिद खान अब्बासी बैठते हैं और बड़ा क्लिप वायरल है, और राना मुबश्शिर साहब बड़ा जबरदस्त उनसे सवाल पूछते हैं कि सागदार साहब ने तो कारकर्दगी दिखाई, और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब का जो जवाब था वो आप राना साहब से ही पूछ लीजिए, वो क्लिप बड़ा वायरल है और उन्होंने बड़ी आला अंदाज से वो सवाल पूछा था, हमारे तो सीनियर है। अच्छा, क्या जवाब था शाहिद खान अब्बासी साहब का, राना साहब? ठीक है, चलिए जवाब पहले पूछ लेते हैं। हमने तो देखे, बेसिकली हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमें तो चाहिए होती है कि अंदर से जो बात अगर किसी से निकलवा सकें तो वी ट्राई आवर बेस्ट। सो बेसिकली उन्होंने कहा जी कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी सागदार साहब की वो अच्छी नहीं थी, और जो हुकूमत की परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी नहीं थी, और 16 माह की हुकूमत पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, देखिए लोग पुरानी चीज को जरूर ज़हन में रखेंगे डॉक्टर साहबा, लेकिन 16 महीने की कारकर्दगी है कि उसको कोई उठाने को तैयार नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बिरयानी सब ने खाई है, अपने अपने हिस्से की जो देग में बिरयानी इन्होंने ली है उसका वो बोझ उठाएं। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा तो कोई नहीं था, वो तो अब अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसी तरह मौलाना साहब की अलग बात है। फैक्ट्स ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होता है तो नून लीग हमें परफॉर्म करती नज़र नहीं आती अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में जितने इलेक्शंस होते हैं नून लीग अच्छा परफॉर्म करती नज़र नहीं आती। उससे पहले पंजाब में इलेक्शंस हुए, हमजा साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, बहुत बुरी कारकर्दगी नजर आई, और उसके बाद फिर हमने देखा सारा कुछ क्या हुआ। जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हमें नून लीग बहुत पीछे नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कहीं नहीं, वो तो सारा मौलाना साहब को उन्होंने कर दिया हुआ है। उससे पहले भी बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे तब ये सारा 9 मई का माहौल नहीं था उससे पहले, और तब बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज में नजर आया मौलाना साहब आगे आए। नून लीग की होगी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, वो तो बड़े पूरे एतमाद हैं।
जी वो तो कोई तो परफॉर्मेंस होगी ना, वो तो हर दफा दावा तो यही होता है। और हाँ जी, और ये गलत भी नहीं है, मियां साहब ऐसे ही वापस नहीं आते। कभी मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आए जब तक कि वो माहौल नहीं बन गया जिसका इंतजार था। वो एक एक्सेप्शन थी और उस पर बाकी सबने दाद दी कि वो जिस तरह आए, उनको गिरफ्तार किया गया, मरीम साहब को गिरफ्तार किया गया, वो एक दौर था। और फिर देखिए वो उनकी एक सियासी एक बसीरत कहे कि फिर उन्होंने किस तरह, वो जब जेल गए तो जनरल बाजवा साहब दोबारा उन्हीं के दौर में वो गए जेल, और फिर उन्हीं के दौर में वो बाहर आते हैं और उन्हीं के दौर में बाहर जाते हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब सारी तफसील बता चुके हैं क्या किस वक्त क्या हुआ। तो ये उनकी एक होती है सोच कि वो बड़ा गेम करके पूरा प्लान करके आते हैं। जिस तरह वो गए बिला गैर इलाज के, माशाल्लाह वो ठीक भी हो गए हैं, उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं। मगर बात यह कि यहाँ माहौल मुझे नहीं लगता कि एक आइडियल माहौल है इस वक्त नून लीग के लिए। और मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर आएंगे तो कुछ हो सकता है नून लीग का कुछ। ठीक है उसामा। राना एहसान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने उसामा गाजी को भी सुना, तो राना एहसान साहब, क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो आपकी पार्टी में एक नई स्पिरिट लेकर आएगी? क्या आते वो इलेक्शन मुहिम जल्द से जुलूस शुरू कर देंगे, जिससे अब तक आपकी जो पार्टी है बाकायदा गुरेजा दिखाई देती है? यानी हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब का लंदन में होना और फिर जब वो पाकिस्तान में बाकायदा एक फ़र्क नजर आएगा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं। देखिए, डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ, हम ये पहले से कहते आए हैं कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो वो हमारी कैंपेन को लीड करेंगे। और इलेक्शन जो है अब हमारे ख्याल से जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो मियां नवाज शरीफ आके ना सिर्फ जमात तो पहली मुतहरक है, लेकिन एक बलबले के साथ जमात के वर्कर्स और सारे जो कारकुन हैं वो बाहर निकलेंगे। और देखें, मियां नवाज शरीफ ने 2013 में भी जो मुल्क के हालात थे उस वक्त भी बदतर सूरत हाल थी, कुछ 2500 बम धमाके होते थे, टेररिज्म था वहाँ, अंधेरे थे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, कोई फॉरेनर इस मुल्क में नहीं आता था। तो हमने वो सारे मामलात को जो है वहाँ दुरुस्तगी लेके आए, हमने अंधेरे दूर किए, टेररिज्म खत्म हुआ, पॉलिटिकल विल प्रोवाइड की, फाइनेंसिंग प्रोवाइड की, और हमने बड़े चैलेंजेस से हमने मुल्क को बाहर निकाला। सीपेक लॉन्च हुआ, फॉरेनर इस मुल्क में आना शुरू हुआ, और जब हमने ये मुल्क छोड़ा उस वक्त 18 में तो 9 से 11 रुपए बिजली का रेट था, 5% से नीचे महंगाई की शरह थी और 6.1% पे ग्रोथ थी। तो इंशाल्लाह ताला उसी तसलसल को आवाम समझती है, जानती है कि जो तजर्बा उसके बाद हुआ उसने मुल्क को डीरेल कर दिया। और ये जो 16 महीने की जो कारकर्दगी है, देखिए इसके अंदर हमने तो जो आग लगी हुई थी, माशी आग जो लगा के गए थे, उस पर पानी डाला, डिफॉल्ट को अवर्ट किया और वो मुश्किल फैसले किए जो कि पॉपुलर नहीं थे लेकिन रियासत के लिए लाजिम थे। तो यहाँ भी हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर दिखाया। और अगर कोई जो है वो कोalition के उस वक्त के पार्टनर जो है वो अब कोई सियासी बयान देते हैं, तो वो मेरे ख्याल से अवाम जो है वो समझती है कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है और हक़ाइक़ क्या है। तो ये परफॉर्मेंस हमारी पास की है। और मियां साहब ने उससे पहले भी जो 2 हुकूमतें हमारी 90 की दिहाई में थी, उसके अंदर निजकारी ले लें, प्राइवेटाइजेशन ले लें, मोटरवेज ले लें, अब हर लिहाज से डैम्स की शुरुआत ले लें, प्रोजेक्ट्स की, वो सारे हमारे दौर में हुए। और यही वो जो है मैनिफेस्टो है हमारा कि हमने इन चीज़ों को, मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाना है और इसको लीड करेंगे मियां साहब, और इंशाल्लाह पजीराई मिलेगी। और पहले से ही एक एक्साइटमेंट का लहर जो है वो हमारे वर्कर्स में मौजूद है, क्योंकि हम तो अब हकों में जा रहे हैं। तो इस खबर ने पहले से ही सबको मुतहरिक कर दिया और ये डिमांड थी सबकी कि मियां साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आए। तो हम समझते हैं कि ये इंशाल्लाह ना सिर्फ पंजाब में हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम वफाक में भी हम हुकूमत अपनी कायम करें। ठीक है, राना मुबशिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना एहसान साहब ने कहा कि जो हमारे वर्कर्स हैं, यानी नून लीग के उनके वर्कर्स जो हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस टाइम पर, एक्साइटमेंट की लहर है और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। फिर नून लीग की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि शायद अगली हुकूमत उन्हीं की होगी। ज़ाहिर बात है, हर सियासी जमात इलेक्शन कैंपेन में ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से करती है कि अगली हुकूमत उन्हीं की होगी, वोट बैंक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी होती हैं चीज़ें। लेकिन राना साहब, ये पीपल्स पार्टी की अभी अपने CSE के इजलास के बाद आपने पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। जिस तरह नून लीग वालों में एक एक्साइटमेंट की लहर है, उनमें गमो गुस्से की लहर पाई जाती है। बड़े गिले शिकवे किए जा रहे हैं, बिलावल साहब की जानिब से भी वाज़ेह गिले शिकवे सामने आए। और अब आपने देखा होगा ये फैसल करीमकुंडी साहब, शाहजहां मरी साहिबा, सब लोग बड़े गिले शिकवे करते रहे, नून लीग पर खुलकर तनकीद करते रहे। 16 महीने इन सब ने एक पेज पर आकर हुकूमत की, 13 जमातों ने, जिनमें 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग ही थी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी को नून लीग से इतने गिले शिकवे हो गए कि आए रोज हम सुनते हैं कि बस वो गिले शिकवे खत्म ही नहीं हो रहे। देखिए, असल में
ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, दे विल हैव टू ग्रो अप, ठीक है, क्योंकि अभी ये 1990 की दिहाई नहीं है, ठीक है। और ठीक है, आवाम की और हम लोगों की मेमोरीज थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन इतनी शॉर्ट भी नहीं है। और जिस जमाने की ये बातें कर रही हैं, जिस जमाने के अंदर रह के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी कि 90s की सियासत कर रहे हैं, तो 90s की सियासत में आर्काइव्स नहीं होते थे एज सच। अब आर्काइव्स है, अब बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, अब सोशल मीडिया है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पे एक्टिव है। सो ये जो चीजें हैं ना कि यू नो जो पीपल्स पार्टी कर रही है या जो नून लीग करने जाएगी, ये लोगों को, पीपल विल नॉट बाय दिस एंड दे आर नॉट बाइंग दिस, ठीक है। और उनके नजदीक ये जस्ट लाइक अ मॉकरी, ठीक है, वो उनको समझ आ रही है क्या है, ठीक है। तो जहां तक बात है मुस्लिम लीग नून की, देखे इट्स नॉट गोइंग टू बी हंकी डोरी, ठीक है। ये समझा जाए कि ये पीस ऑफ केक होगा और आराम से जनाब नून लीग विल लाइक मेक इट, या नून लीग जनाब बिल्कुल जनाब आराम से सब चीजें कर लेगी। नो, जहां पे कैंडिडेट जाएगा अपने अपने हलकों में वोट मांगने के लिए या लेने के लिए, तो वहां पे क्या सौदा क्या बेचेंगे, ठीक है ना, वहां पे कुछ बेचना पड़ेगा ना। वहां पे इट्स इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स, आप ख्वाब बेचते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या ख्वाब बेचेंगे, क्या कहेंगे वहां पे कैंडिडेट से आके लोगों को कि जनाब हमने 16 महीने ये काम किया, आप सिर्फ ये कह देना कि हमने जनाब मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, वहां पे बात नहीं बनेगी, यहां तक बात नहीं बनेगी। किस पॉलिटिशियन के पास या किस पॉलिटिकल पार्टी के पास यहाँ पे वे फॉरवर्ड है, वो देखेंगे लोग कि ये कैसे इकोनॉमी को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास है, अगर ये प्लान है किसी भी पार्टी के पास, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसके पास ये प्लान है और उनके कैंडिडेट्स अपने हलकों में जाके ये प्लान जो लोगों को बेच सकें या बता सकें, तो फिर तो बात बनेगी। और उनके पुराने जो 16 माह के जो गुनाह है वो हो सकता है माफ हो जाए, हो सकता है, वो जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप बेचेंगे क्या? वो बेचने के लिए जो सौदा है वो मुझे नहीं समझ आती क्या होगा। व्हाट विल दे सेल? वो बड़ा मुश्किल काम होगा। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टीडियस जॉब। हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने से यहाँ पे चेंज आएगी, लेकिन इतनी चेंज नहीं आ सकेगी। मैं अब रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि जनाब ये जितना ड्रैग होगा काम, उसमें फायदा नहीं पहुंचेगा नून लीग को, क्योंकि वो टेम्पो जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो जाएगा अगर इलेक्शन डिले होते गए। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल फायदा अभी भी नहीं पहुंचा, वो तो कहते हैं नुकसान हुआ है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की बात हमने मानी, पीपल्स पार्टी बस जिद थी कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, अगर तब इलेक्शंस का माहौल बन रहा था तो करवा दिए जाते हैं इंतखाबात। तो मौलाना साहब को तो अभी भी लग रहा है कि नून लीग का, JUI का, तमाम पार्टियों का नुकसान हुआ है। जी, अगर नुकसान हुआ तो मौलाना साहब फिर उस वक्त ना आते ना। मौलाना साहब चले नो कॉन्फिडेंस कर ली थी तो फिर हुकूमत का हिस्सा सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे नहीं फेंकी जा सकती। हाँ, हुकूमत का हिस्सा सब थे, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे इनको लगता है कि गलत हो गया, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी सबको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं उसामा गाजी आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, हिस्ट्रियां थी वो तो JUI के पास। उसामा आपकी तरफ आने से पहले जी अच्छा, मैं राना एहसान साहब का कमेंट लेना चाहूँगी। राना एहसान साहब, पीपल्स पार्टी कहती है, शिकायत कर रही है बाकायदा कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं नज़र आ रही अपने लिए, तो ये वो शिकायत है, वो गिला है जो हम नून लीग से सुनते आए। अब पीपल्स पार्टी ये कहने पर आ गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए बिलावल साहब ये बात इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हमें पता है कि जी इलेक्शन कब होने हैं और हम कोई डेट दे रहे हैं या महीने का बता रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए ये तो बड़ा सिंपल मामला है कि अगर 30 नवंबर को डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो आइन के मुताबिक उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने, और वो 60 दिन जो हैं वो फरवरी का या जनवरी का एंड बनता है या फरवरी का पहला हफ्ता बनता है। तो ये तो अराजी का मसला है, और इसमें अगर वो भी एक इन्फॉर्म्ड गेस वर्क कर लें, यानी कि 60 दिन ऐड कर लें 30 नवंबर को, तो वो भी एक डेट के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बेबुनियाद वो उन्होंने बात की है जिसकी कोई लॉजिक मुझे नहीं नजर आती। मैं समझता हूँ ये सियासी बयानबाजी ज्यादा है और एक नैरेटिव बिल्डिंग है जिसका उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई काम या फेवर हमें तो नहीं मिल रहा
या कोई हमें कोई जो उन्होंने दूसरी बात की कि फवाद हसन फवाद को या आहद चीमा को काबीना में अगर शामिल कर लिया है तो वो हमारा, देखिए वो ब्यूरोक्रेट्स रहे, वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है। हाँ, ये उनको जरूर क्रेडिट जाता है कि जब उनको प्रेशराइज करके झूठा वादा गवाह बनाने की तो कोशिश की गई। अब ये इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिख दिया निगरां वजीर आजम को इस हवाले से। नहीं, मैं तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने वो प्रेशराइज नहीं हुए, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना एहसान साहब बात कर रहे थे और इस हवाले से मैंने एक सवाल छोड़ा था कि जी इलेक्शन कमीशन ने भी अब निगरान वज़ीर आज़म को बाकायदा खत लिख दिया जिसमें वाज़ेह ये पैगाम दिया गया कि साबका हुकूमत से वाबस्तगी वाले अफराद को निगरानों से दूर रखें। राना मुबश्शिर साहब, बड़ा क्लियर पैगाम है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल 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 क्लियर है जी। इसमें तो मेरे ख्याल में इसमें आर्गूमेंट ही कोई नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो असर्ट करे, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हुए उसको चाहिए कि वो अपना द इलेक्शन कमीशन शुड पुट हिज फुट डाउन, और उसको चाहिए कि वो अपना जो भी यहाँ पे उन्होंने खत लिखा है उसको सिर्फ खत तक ना रखे, उसको अमली तौर पे उसको। मैं यही जानना चाह रही थी, सिर्फ खत तक महदूद रहेगा या आगे भी आप कुछ देखते हैं? फिर देखिए, अगर सिर्फ खत तक रहेगा और उसको इम्प्लीमेंट ना करवाए अपने जो भी अहकामात हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क्स उठने शुरू हो जाएंगे और ये आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए अच्छा नहीं होगा। सो इसमें मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को शुड पुट इट्स फुट डाउन, और उसको चाहिए कि वो जनाब इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, नहीं तो इश्यूज होंगे, और इश्यूज जो होंगे वो पहले ही इलेक्शन से पहले ही सवालात या क्वेश्चन मार्क्स उठना शुरू हो जाएंगे। देखिए, लेकिन मैं एक चीज आपकी जी राना मुबश्शिर साहब, बात कंप्लीट कीजिए। मैं वही बात करना चाहूंगा कि देखिए, इलेक्शंस आप जरूर कराएं, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन आप इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत बनती है उसके पास अगर कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, तो फिर आप इलेक्शंस कराने के बाद फिर आप बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में ना चले जाएं कहीं। देखिए, अभी अगर स्मगलिंग रोकनी है तो फौज ने रोकनी है, अगर अभी डॉलर का जनाब यहाँ पे स्मगलिंग रोकनी है तो फौज ने रोकनी है, आटे की स्मगलिंग रोकनी है तो फौज ने रोकनी है, और यहाँ पे मतलब कि अगर कोई ये सफेद मक्खी के स्प्रे कराने हैं तो वो भी फौज से करा रहे हैं आप, तो फिर सारे काम फौज नहीं कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए आपने मौजूदा जो केयर टेकर वजीर आजम है उसको इख्तियारात इसलिए दिए थे कि पुरानी जो एक कंटिन्यूटी चल रही है प्राइवेटाइजेशन की, SIFC की, उसको इम्प्लीमेंट होते रहे, वो उसके अंदर रुकावट ना हो। तो अभी आप PIA की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर आपने जनाब यहाँ पे रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, फिर आपने जनाब स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। तो सब चीज़ों की तरफ अगर आपने जाना है और वो फौज नहीं कराने हैं, तो पॉलिटिशियंस के पास वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, मैं जमहूरियत बहुत अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है, हम चाहते हैं जमहूरियत हो, इलेक्शन भी हो, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जनाब इनके पास क्या वे फॉरवर्ड है, वो भी हमें बताएं। ठीक है जी, वे फॉरवर्ड क्या है इनके पास? उसामा, आप समझाइएगा अपने तज्जिए से राना मुबश्शिर साहब के सवाल का जवाब। उसामा गाजी। राना साहब ने बड़ी खूबसूरती से फरमाया कि जी वो ख्वाब बेचे जाते हैं, बस ख्वाब ही हैं दिखाने के लिए, और पुरानी कुछ कारकर्दगियां हैं बताने के लिए। यही कुछ है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास यही होता है, वो अपना अपना नए कुछ वादे और दावे भी हो सकते हैं। ये भी कमाल नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब अब जा रहे हैं अपने लोगों के पास, और आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त लोगों का मसला महंगाई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तबाही हो गई है, और यकीन जाने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो तमाम मसाइल का हल है, और दीवार पर लिखा है कि जी पीपल्स पार्टी आएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मेरे नाना का वादा था, आप सोचिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वो दिहाइयाँ पहले, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं। ये बात वो तब कर रहे हैं जो 15 साल उनको गवर्नमेंट मिल चुकी सिंध में, इससे ज़्यादा, यानी 5 साल का टेन्योर होता है, सोच समझ के रखा गया। आपके पास 5 साल ही है कारकर्दगी दिखाने के लिए, उसके बाद फिर आप उसके बेस पर आप जाते हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही है, बर्बादी हो गई, और वो सिंध के लोगों से खिताब में कह रहे हैं कि इतनी बर्बादी हो गई है, लेकिन हम ही हैं कि जो आपके लिए ठीक करेंगे। नहीं, 15 साल के बाद वो अब अगले 15 साल का जनाब वो बेच रहे हैं चूरन। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास यही होता है, लेकिन जब आते हैं तो फिर मुश्किलात हो जाती हैं।
अभी लेकिन ये भी सवाल है ना, चाहे इसको लम्हा फिक्री आप कह रहे हो उसामा गाजी, क्या कह रहे 15 साल बाद चूरन बेच रहे हैं कि बिक जाता है ना, उनको वोट मिल जाता है, कोई इसको बेहतर कर सका। उधर पीपल्स पार्टी के अलावा अभी तक लोगों के पास उस तरह कोई चॉइस है ही नहीं। अब मरियम साहबा कह रही हैं जी वो वहाँ जाएंगे, इससे पहले तहरीक इंसाफ की भी कोशिश थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जिसको आजकल बड़ा एक लफ्ज़ कहा जा रहा है सिस्टम, उन्होंने एक डेवलप कर लिया, तो वो बस है और उससे चलता है। अब आपने देख लिया इसी तरह से वहाँ मेयर भी पीपल्स पार्टी का आया है, और उस वक्त फिर क्या नून लीग ने साथ नहीं दिया, भरपूर तरीके से साथ दिया। क्या हुआ उस वक्त जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ रोते रह गए, तो उन्होंने अपना मेयर बना लिया। तो वहाँ सिस्टम यही चलता है, तो जिसका जहाँ जो सिस्टम चलता है, आपकी बात को लेकर चलते हैं राना एहसान साहब, मिसाल के तौर पर अब मरियम साहिबा सिंध का रुख करेंगी और बिलावल साहब पंजाब, तो क्या लगता है कि पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा या सिंध नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज होगा? फिर साथ ही जो बातें की जा रही सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कि अगर MQM या GDA या JUI आप लोगों के साथ आ जाती है, सीट एडजस्टमेंट करती है सिंध में, तो फिर पीपल्स पार्टी को हराने का पूरा प्लान है? देखिए बिल्कुल, ये एक सिंध के अंदर पेनिट्रेशन PMLN की जो है, ये इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हो रही है। हमने अपनी यूथ विंग को जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने अभी मुतहरक किया है, मदर विंग को मुतहरक किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और फिर उन्हीं के ऊपर फिर जो वहाँ जो ये नई तंजीमें हैं जो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिविटीज़ करनी है, और बिल्कुल जलसे भी होंगे सिंध के अंदर। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि सिंध के अंदर हमारी उस तरह से प्रेजेंस नहीं है, तो उस प्रेजेंस को क्रिएट करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, जो कि हो रही है। तो उम्मीद यही है कि वहाँ एक अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा। और देखें, हमने तो पंजाब के अंदर जितनी हुकूमत की, हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। जौन सा मर्जी आप शोबा उठा लें, जौन सा मर्जी इदारा दिखा लें, उसके अंदर मैं समझता हूँ पंजाब लीड कर रहा है चारों सूबों के अंदर, और ये हमारी शहबाज शरीफ साहब की ही वहाँ मेहनत है कि जो शो करती है। तो इसके साथ साथ देखें, बिल्कुल राना मुबशिर साहब ने जो बात की कि क्या एजेंडा है, देखें बिल्कुल हमारे पास एजेंडा है। हमें पता है कि मुल्क को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तभी हमने SIFC बनाया है, और वो एक जरिया बनेगा मुल्क के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट का। हमें इदराक है कि हमारी जो 10 अरब डॉलर के ऊपर जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं फूड आइटम्स, वो पाकिस्तान में बन सकते हैं, और उसका प्लान उसके ऊपर वर्किंग मौजूद है, और हमने आगाज कर दिया था इस बजट के अंदर जो एग्रीकल्चर पैकेज है। हम समझते हैं कि IT के जरिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ हमने स्टेक होल्डर से मिलकर पॉलिसी जो है वो हम छोड़ के गए। हम इस चीज़ को समझते हैं कि अब आगे अगर हमने फाइनेंसिंग लेनी है शॉर्ट टर्म के अंदर अपने करंट अकाउंट को कवर करने के लिए, डेट पेमेंट्स को कवर करने के लिए, तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो वैसे भी ज़रूरत है, और हम वो करना चाहते हैं। अगर हम 18 के बाद कंटिन्यू करते तो शायद हम कर लेते। तो ये सारी चीज़ें, लोकल बॉडीज़ का निज़ाम लेके आना है हमें, चाहे वो टैक्स कलेक्शन है, तो हम तो दुगनी करके गए पिछले 13 से 18 में, फिर बल्कि 11% टैक्स टू GDP रेशो छोड़ के गए तो 8.25 पे आ गई, तो इसको 15% पे लेके जाना है। तो ये सारे वो जो ठीक है जी ठीक है, आप बात कंप्लीट कर ले रहा है एहसान साहब जी। तो ये सारे वो एरियाज, इसके अलावा बहुत सारी, ये बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल इदराक है कि इस मुल्क को माची दलदल से कैसे निकालना है, और ये मैनिफेस्टो हम आवाम के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। इस पे बहस करने के लिए हम तैयार हैं, जिस मर्जी सेक्टर हो, जौन सा मर्जी शोबा हो, हमारे पास प्लान मौजूद है। राना मुबशिर साहब, जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो तमाम पार्टियां कहती हैं ये जो मईशत है इसको हम ठीक करेंगे, जो बातें राना एहसान साहब करे बड़ी अच्छी लग रही हैं। उसके बाद जब कोई हुकूमत में आता है तो हम देखते हैं कि पिछलों पे तनकीद करके 3 साल गुजार लिए जाते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि फिर आगे इलेक्शन की तैयारी शुरू होती है, 12 टेन्योर मुकम्मल हो गया, तो अब भी हमें लगता है कि इलेक्शन से पहले की सारी बातें या कुछ होगा ये कि इलेक्शन के बाद कहा जाएगा कि जनाब मुल्क जो है ना बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और अवाम को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। सो अवाम कुर्बानी देती रहे और मुल्क जनाब वो इस तरह मुश्किल हालात से गुजरता रहे, ये स्टेटमेंट्स होती हैं। यहाँ तक रही बात जनाब SIFC की, SIFC जो है बेसिकली SIFC इज अ अच्छा, अगर मैं सॉरी की बात करती हूँ, अगर कोई चीज कंसिस्टेंट रही है ना यहाँ पे, कंसिस्टेंट राना मुबशिर साहब, तो अवाम की कुर्बानी रही कि अवाम ने कंसिस्टेंसी के साथ कुर्बानी दी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जरा SIFC की तरफ जाना चाहूंगा। SIFC जो है बेसिकली SIFC पिंडी का इनिशिएटिव है
और पिंडी वालों ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर उसके अंदर बड़ा उन्होंने वाइटल रोल प्ले किया है। उनका इनिशिएटिव है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने एक ऐसा प्लान 2035 तक बना के दिया है कि जिसकी मर्जी हुकूमत हो, जो मर्जी हुकूमत आए, लेकिन ये SIFC जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है दुनिया से जहां पे भी आनी है पाकिस्तान के अंदर वो आती रहे, उसके अंदर कोई इश्यूज ना हो, उसके अंदर कोई रुकावट ना हो। बाकी रह गए रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन। जहां तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है ना, तो रिफॉर्म्स मैं जरा जानना चाहूंगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रिफॉर्म्स करना चाहेगी, क्योंकि ये थाने कचहरी की सियासत है। थाने कचहरी की सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो पुलिस रिफॉर्म या जुडिशियल रिफॉर्म लेके आए, पर अगर कर सकती है तो करके दिखा देती है। बहुत आपने अहम बात कर दी कि कोई कर सकता तो करके दिखा दे, लेकिन हम देखते हैं कि हर दफा दावे और वादे किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एशिया कप का सुपर 4 मरहला जारी है और पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इस वक्त जारी है। ये मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। क्योंकि जो टीम ये मैच जीतेगी, आपको पता है उसका फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। भारत की टीम आपको पता है पहले एशिया कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है और कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की कारकर्दगी पर बड़ी बातें की जा रही हैं। टीम की कोचिंग और डिफेंसिव अप्रोच है, उस पर भी तनकीद की जा रही है, खास तौर पर इस मौके पर जब अगले महीने आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त आखिर कहाँ स्टैंड करती है। तमाम लोग इस बात का जवाब तलाश करना चाह रहे हैं। इस बारे में हम भी बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास साहब के साथ मौजूद है। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ज़हीर साहब, क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज का मैच, क्योंकि आज का मैच अब डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने जा रहा है? हाँ जी, बात यह है कि पाकिस्तान का स्कोर तो अच्छा था, 252 for 7, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, बैटिंग देख रहा हूँ श्रीलंका की और हमारी अपनी बॉलिंग देख रहा हूँ, तो बॉलिंग में बिल्कुल बाइट नजर नहीं आ रही। फील्डिंग प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत है और श्रीलंकन बैट्समैन जब मर्जी एक ले लेते हैं, सिंगल्स ले लेते हैं और चौका मार देते हैं और 2 रन ले लेते हैं। लिहाजा इस वक्त जो मुझे तो जो नजर आ रहा है, हालांकि अभी मैच काफी बाकी है, श्रीलंकन जो है बड़ी प्लानिंग से खेल रहे हैं और 133 for 2 हुआ है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये एक पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जब से पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब हो गई है। यानी इतनी खराब हो गई है। इन्होंने तनकीद का बहुत ज्यादा क्या समझ आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आपको नजर आ रहा है ज़हीर साहब? देखिए, बैटिंग में प्रॉब्लम बहुत हुआ आज, फिर बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं है। अब कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताया जाए। इसमें देखिए, जब एक टीम होती है, पूरे मुल्क की टीम होती है और जो कि इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान नंबर 1 टीम कहलाती है, वैसे तो ये खेल ही नहीं रहे हैं आज भी। बैटिंग भी देखे तो वो इतनी खराब थी, बॉलिंग बाद में स्कोर हुआ, एक आधा बैट्समैन ने स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ। तो ये लगता था कि पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है? आपको क्या समझ आ रहा है? क्या समझ क्या आ रहा है? एतमाद की कमी क्यों नजर आ रही है? जिस तरह कि आज भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ है, तो आप समझते क्या है कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आ कहाँ पे रहा है ज़हीर साहब? बेसिक प्रॉब्लम यही है कि लड़के जो हैं कोई मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बस वो यही कर रहे हैं कि बस ये लड़के जो श्रीलंकन जो है वो खुद अपने विकेट देंगे और हम जो हैं वो बस ये ओवर्स पूरे करने आए। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि हम इन बैट्समैन को अभी आउट कर लें। लिहाजा मुझे जो है इस वक्त जो स्कोर इस वक्त है 134 for 2 जो है श्रीलंका का, मुझे तो ये ऐसा लगता है वैसे ऐसा ना हो कि श्रीलंका जो है उसका पल्ला भारी रहेगा और है भी।
अच्छा ज़हीर साहब, आज के मैच के अलावा अगर हम पूरे एशिया कप की बात करें तो आपने पाकिस्तानी टीम को ओवरऑल कैसा देखा? क्या हम अब बड़े मुकाबलों के लिए आगे जाके तैयार हैं? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान की टीम को यही मैंने सोचा है और यही मैंने परखा है, वो ये है कि बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत ही अच्छा खेल रही थी। लेकिन जैसे ही इंडिया से हमारी डिफीट हुई है, उसके बाद से ये जो टीम जो है ये बिखर गई है। प्लेयर्स हमारे अनफिट हो गए हैं, बहुत से प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, हमारे बैट्समैन भी नहीं खेल रहे, हमारे बॉलर्स भी नहीं खेल रहे। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो बिल्कुल कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिकेट जो है वो उसको इस तरह से खेला जा रहा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, ये भी नहीं कि कोई मामूली सा टूर्नामेंट हो रहा है। तो एक एशिया कप जिसमें आप फाइनल में बड़े आराम से श्रीलंका को हरा के आ सकते थे, वो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आई होप कि मैं गलत हूँ और पाकिस्तान की टीम आज जीते, लेकिन 136। तो ज़हीर साहब, आप एशिया कप से इतने भी मायूस हो रहे हैं, तो आगे जाके तो हमने अब वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो क्या टीम आपको तैयार नजर नहीं आ रही है? इस वक्त तो मुझे ये टीम बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत से लड़के जो हैं वो अनफिट भी हैं। तो अच्छा, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, आपको पता है जी ज़हीर साहब, बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, हमारे जो देखिए अफरीदी हैं, वो मेरे ख्याल में वो भी अनफिट से मुझे नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल फिट नहीं है। और लड़कों की भी अगर आप फील्डिंग देखें तो वो इतनी टॉप स्टैंडर्ड की नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारी टीम में बहुत सी कमियां हैं, और जिसको अगर हमने वर्ल्ड कप से पहले दूर नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी आगे जाके। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा, आप सीनियर हैं, आप खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अब आप गहरी नज़र रखते हैं इस चीज़ पर, तो आप ज़रा सीधा बताइएगा कि कमियां जो हैं ये कैसे दूर की जा सकती हैं, ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। देख, कमियां जो हैं वो तो एकदम से तो दूर ही की जाती है, इनके लिए एक प्लानिंग की जाती है। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बिलीव करता हूँ कि हमारे जो ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो T20 के बैट्समैन हैं, जिन्होंने वहाँ पर स्कोर करके और टीम में सिलेक्ट हुए। मैं ये देख रहा हूँ कि ODI क्रिकेट जिसमें के बैट्समैन ज़्यादा लंबा बैटिंग करता हो और लंबा स्कोर करता हो, वो मैचेस आजकल हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहे। जब तक कि हम अपने बैट्समैनों को और इसको ODI क्रिकेट यानी 50-50 ओवर के और जो बड़ी क्रिकेट है, जो देर की क्रिकेट होती है, T20 ने हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दी है। इसका ये है कि T20 में लड़के सेलेक्ट होते हैं और पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, उनमें इतना स्कोर करने का जज्बा नहीं होता और वो जल्दी से विकेट अपने थ्रो करके ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। हमें बहुत सी चीजों पे काम करना है। ये तो कोच का काम था कि वो उसको पाकिस्तान को टीम को वर्ल्ड कप से पहले तैयार करता। सिर्फ एक हमारा बाबर आजम है जो कि लंबा स्कोर करता है, बाकी आप थोड़े किए दूसरे। अच्छा, आपने कोचिंग की बात की, कोच की बात की, तो एक और सवाल ज़हीर साहब बड़ा उठाया जा रहा है कि हमें गैर मुल्की कोचेस की जरूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं। वो हम अपने लोगों पे कहाँ बिलीव करते हैं। चीज़ों का बात असल ये है कि अपने प्लेयर रखते हैं तो वो सिंसियर भी होंगे और वो टीम की सही मानों में उनकी भलाई के लिए सोचेंगे। ये जो कोच हैं ये आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो सिंसियरिटी जो है इनकी हमारी टीम के साथ नहीं होती। हमें अपने ही कोच रखने चाहिए। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, तो हमें हाँ फील्डर्स के लिए ये है कि आप बाहर का एक फील्डर कोच रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी ज़हीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।